अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज हम पढ़ेंगे पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। देखो अब तक हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिए थे वो कैपेसिटर में फुल्ली सिचुएटेड हो गए थे, मतलब पूरे समा गए थे उसके अंदर। लेकिन यहां पर देखो अब क्या है, हमारे पास ऐसा मटेरियल हमने लिया जो यहां पर क्या है, एयर गैप क्रिएट कर रहा है और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। और बोला जाएगा कि इसकी हमें क्या निकालनी है, सी इक्विवेलेंट निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वाला थोड़ा सा टफ होता है, नॉट टफ बट थोड़ा सा बेसिक मेथड होता है, और सेकंड वाला होता है ट्रिकी मेथड। अब जो बच्चे सिंपल जेई मेन एडवांस नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल वीडियो को स्किप करो और शॉर्ट ट्रिक पर जाओ। बट जिसको बच्चे जो बोर्ड में हैं, प्लीज इसको देख के जाना, क्योंकि उनके लिए ये मेथड काम का हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखो सबसे पहले यहां पर हमें गिवन है एक टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की एक प्लेट है और कैपेसिटर गिवन जिसका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हमें यहां पर गिवन है। थिकनेस इसकी हमें यहां पर प्लेट की गिवन है डी, उसकी गिवन है टी। मैंने क्या किया कि अज्यूम किया यहां से डिस्टेंस की कितनी है, यहां से यहां तक की ये x है। अब देखो ये x है तो ये t है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल d माइनस एक्स माइनस टी या d माइनस टी माइनस एक्स। इस तरीके से ये तीन चीजें हमारे पास, थिकनेस तो आ गई। अब देखो नेट जो पोटेंशियल इन दो प्लेट का वो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास v है प्लस माइनस v। सिंपल है बात, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है किसी प्लेट का, मान लेते हैं v है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस v। अब देखो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन तीनों प्लेट जो अलग अलग बन रही है उनका नेट के इक्वल होगा। मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर v1 है, मान लेते हैं v1 है, इसके अक्रॉस v2 है, इसके अक्रॉस v3 है। जो ये प्लेट बनी, जो ये प्लेट बनी, जो ये प्लेट बनी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v1, इसका क्या है v2, इसका क्या है v3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर आने के चांसेस हमारे पास बन रहे थे। तो हमने बोल दिया कि जो नेट v है हमारा वो v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल है। तो हमने लिख दिया जो हमारा नेट v था वो v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल है। अब देखो यहां पर क्या दिमाग लगाना है, यहां एयर के अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी होगी प्लस टू माइनस की तरफ, बिल्कुल बनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ। ये प्लस वाला यहाँ माइनस वाला चार्ज आएगा, ये फिर से प्लस वाला आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो बनी होगी ना। तो मान लेते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसकी वैल्यू कितनी है टोटल यहाँ पर Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और ये भी क्या है, बाहर की तरफ एयर ही है ना, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी इसको क्या मान लेते हैं हम, Q बाय ए एप्सिलॉन। बिल्कुल सही। लेकिन जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्या होती है, के फैक्टर से कम हो जाती है। क्या बोला मैंने, जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो के फैक्टर से कम हो जाती है। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा K, तो Q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बाय के। याद आया, तो हमने बेसिक सा काम किया। अंदर की तरफ बिना किसी मटेरियल के क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय ए एप्सिलॉन होती है, और मटेरियल के अंदर कितनी होती है, के फैक्टर से वो कम हो जाती है। आई बात समझ में। एक और चीज हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी मैग्नीट्यूड वाइज, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करके देखते हैं। अब V के लिए देखो कितनी मिली मुझे। सबसे पहले यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है क्या, एक और फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, V इज इक्वल टू होता है Q बाय सी। ये जो मेरा V है नेट V, वो कितना होगा, Q नेट चार्ज डिवाइड बाय में C कौन सा, इक्विवेलेंट वाला, ये वाला V। आई बात समझ में। तो मैंने लिख दिया V इज इक्वल टू Q बाय सी इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं V1, V2 और V3 की इस फॉर्मूले से। देखो V1 निकालने के लिए E इंटू डी करना पड़ेगा। E कितना है अंदर V1 के लिए, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कितना हो जाएगा इसकी थिकनेस, जो कि कितनी गिवन है मुझे यहाँ से, x गिवन है। तो सिंपल यहाँ क्या कर दूंगा मैं, x कर दूंगा, प्लस अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, V2 चाहिए। देखो V2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E इंटू डी, इसकी E कितनी है, Q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, दिस इज टी, प्लस अब यहां पर V3 निकालने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी थिकनेस कितनी है, D माइनस टी माइनस एक्स। तो सिंपल D माइनस टी माइनस एक्स। आई बात समझ में। अब देखो Q ने Q को मार दिया, आई बात समझ में यहां से भी। अब देखो मुझे निकालना है C इक्विवेलेंट, तो 1 बाय C कितना बचता है मेरे पास, x बाय ए एप्सिलॉन नॉट प्लस t बाय के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस d माइनस टी माइनस x बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इनको क्या करो तुम, एलसीएम ले लो। तो हमने एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना निकल के आया यहाँ से, इसको उल्टा कर दे अब तो सिंपल आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में के एक्स
प्लस टी प्लस के डी माइनस के टी माइनस के एक्स। आई बात समझ में? थोड़ा सा एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अब डायरेक्ट लेना, इतने बड़े हो गए तुम तो, ना। तो के एक्स से मेरा के एक्स यहाँ पर कट हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचता है, टी के डी माइनस के टी, तो मैं सिंपल निकाल रहा हूं, के इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कितना निकला मेरे पास, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय कितना, तो ये बचता है मेरे पास के डी माइनस के टी प्लस टी, है ना। अब एक और काम क्या करो, यहां से सब जगह से के कॉमन निकाल दो, तो ऊपर और नीचे के दोनों कट जाएंगे। अब के कॉमन निकाला तो मेरे पास बचता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज योर ए एप्सिलॉन सॉरी ए सी इक्विवेलेंट इन दिस फॉर्म। आपको थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ही देता हूं, शायद नीचे नजर ना आ रहा हो। तो मेरे पास जो सी इक्विवेलेंट आया वो आया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब बार बार हम इतना लंबा मेथड तो नहीं लगा सकते हैं, डेट्स व्हाई हम कहां जाते हैं, ट्रिक पर जाते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्रिक के साथ। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं ट्रिक के साथ, तो यहां पर ध्यान दो, सिंपल समझते हैं। अगर मैं इसको 2 प्लेट मानता हूं तो ये मेरा एक कैपेसिटर, हमने देखा था डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेक्चर भी है, जाके देखो उसमें। तो हमने मान लिया कि ये कैपेसिटर है 2 प्लेट का, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। आई बात समझ में? मैंने क्या माना कि मेरे पास 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में लगे हुए हैं इस तरीके से, 1 ये 2 ये 3। आई बात समझ में? ये C1 ये C2 ये C3। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर C इज इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इन मीडियम कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केस में, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। अब ध्यान दो, यहां पर ये मेरा एयर में था तो सिंपल क्या बनेगा, ए, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सबका सेम रहेगा ना प्लेट का, बिल्कुल। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कितनी है थिकनेस प्लेट की, एक्स है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स। C2 की बात करूं तो सिंपल ए, अब देखो यहां पर मीडियम भरा हुआ है तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, सिंपल के ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, दिस इज। अब यहां बात करते हैं थर्ड प्लेट के लिए, तो ये फिर से एयर आ गई, तो ये वाला फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय इसकी थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी माइनस एक्स, तो डी माइनस टी माइनस एक्स। अब हम जानते हैं कि जब तीनों कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका सी इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स प्लस यहां पर के ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी प्लस यहां पर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी माइनस एक्स। ये सेम वैसा का वैसा एक्सप्रेशन बन के आया कि नहीं आया, जैसे हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, बट ये सिंपली वे में आ गया। ये हमें फील देता है कि हाँ रियल में यहां पर ऐसा हो रहा होगा। और यहां से हम अगर सी इक्विवेलेंट निकालेंगे कितने वैल्यू आएगी हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अंजाम देना है विदाउट एनी स्ट्रगल। सिंपल किस बेसिस पे, इस सिंपल ट्रिक से कि मान लो कि ऐसे यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटर बने हुए हैं, हमने एक के कितने बना दिए, 3, और क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिया। कुछ और बातें इसके बारे में हम करके देखते हैं। अब मान लो कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यार मुझे इस x के रेस्पेक्ट में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका ग्राफ बना के दो। क्या बोला कि मुझे ग्राफ चाहिए E और x के बीच में। तो मैंने क्या किया, E और x के बीच में ग्राफ बना दिया इस तरीके से, E एंड x। अब यहां पर एक बात तो पक्की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इन एयर के केस में इतनी, और इस केस में जब मटेरियल की बात करेंगे तो k के फैक्टर से कम हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं यहां पर d पर था, x इक्वल टू x पर था, तब मेरी वैल्यू कितनी थी, कुछ q बाय ए एप्सिलॉन नॉट थी और कांस्टेंट थी। तो मैंने मान लिया यहां पर q बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो रही है वैल्यू, और वो कांस्टेंट है कब तक, यहां तक, x तक। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखो, जब मैं x से x प्लस टी तक गया, जब मैं x से x प्लस टी तक गया, तब क्या हुआ, वैल्यू कितनी कम हो गई, के फैक्टर से थोड़ी सी कम हो गई। तो मान लिया कि यहां पर वो वैल्यू लाई कर रही है q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रही, कांस्टेंट, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू इतनी बनी रही, q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही मैं यहां पर इस लेंथ तक पहुंचा, d लेंथ तक, कहां तक पहुंच गया, d लेंथ तक पहुंच गया, तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, फिर से मुझे यहां पर q बाय ए एप्सिलॉन नॉट मिली और कांस्टेंट मिली। तो इसका मतलब फिर से यहां से
यहां तक वैल्यू क्या है मेरी कांस्टेंट है और इतनी बन के रहेगी। तो यहां पर किसका ग्राफ हुआ हमारे पास, ई और एक्स का ग्राफ हुआ। बिल्कुल आसान था ना। अब थोड़ा सा लॉजिकल ग्राफ आता है किसका, v एंड x का। किसका ग्राफ, v एंड x का। अब मुझे बनाना है यहां पर v और x का ग्राफ। देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि हम रियल में जो मेथड रियल में जो रिलेशन होता है v और e का, वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली e इक्वल टू माइनस dv बाय dx। हम नॉर्मली क्वेश्चन में इसको मैग्नीट्यूड वाइज सोल्व करते हैं, बट रियल में इसका रिलेशन कौन सा होता है, एक नेगेटिव के साथ ही आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान समझते हैं इसको। dv बाय dx मतलब कि अगर मैं vx ग्राफ की स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ vx ग्राफ, अगर मैं vx ग्राफ की स्लोप निकालता हूं तो मुझे वो क्या देगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या बोला मैंने, vx ग्राफ की स्लोप जो होती है वो बेसिकली हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। देखो dv बाय dx इक्वल टू कितना आ रहा है, e आ रहा है। बट एक और चीज यहां पर थी ध्यान देने वाली, ये नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, देखो ये बोल रहा है कि नेगेटिव स्लोप ऑफ Vx कर्व विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, नेगेटिव स्लोप। अब देखो बेसिकली हम स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, यहां से ये लाइन बनी हुई है, तो ये एंगल हम पॉजिटिव कैसे लेते हैं, ऐसे, दिस इज थीटा। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। लेकिन अगर मैं एंगल ऐसे लूं इस साइड से, दिस फ्रॉम दिस साइड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव साइड बोलते हैं ना। तो हमें वही करना है कि इसका नेगेटिव एंगल लेके चलना है। कैसे, देखो मान लेते हैं मैंने दो एग्जांपल लिया यहां पर, एक कर्व ऐसा बना हुआ था और दूसरा कर्व कुछ ऐसा बना हुआ था। ये इसका एंगल θ1 है और ये वाला एंगल इसका θ2 है। अगर मैं एंगल यहां से लेता हूं तो पॉजिटिव, बट अगर मैं एंगल यहां से ले रहा हूं तो नेगेटिव। क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल। आई बात समझ में। तो यहां पर हमें क्या लेके चलना है, एंगल को नेगेटिव लेके चलना है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो नेगेटिव स्लोप ऑफ Vx कर्व विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जब मैं मटेरियल के अंदर जाता हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही फैक्टर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, के फैक्टर से कम हो जाती है। तो जिसका जितना ज्यादा के होगा, जिसका जितना ज्यादा के होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी। क्या बोला मैंने, जिसका जितना ज्यादा के होगा, के अगर 5 है, के अगर 10 है, e/5 और e/10 में e/10 क्या होता है, छोटा होता है। तो जिसका जितना ज्यादा के है उसकी उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालनी है किसकी ज्यादा किसकी कम, तो मतलब बेसिकली मुझे यहां पर पूछ ले कि यहां पर किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। जैसे मान लो ये k1 है, ये k2 है। ये बोल रहा है कि एक मटेरियल के लिए k1 था, दूसरे के लिए k2 था। इसको देख के बताओ किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसकी स्लोप क्या है, कम, इसकी स्लोप क्या है, ज्यादा। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां पर कम है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि k1 मेरा ज्यादा है k2 से। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम आई होगी, क्योंकि k1 ज्यादा है k2 से। इसको मैं क्वेश्चन के तौर पर लेके बताता हूं, जैसे कि आपको अच्छे से यहां पर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाला। अब हमें यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें यहां पर हमें Vx कर्व गिवन है, एक हमें यहां पर कैपेसिटर गिवन है, उसमें आधा हमने k1 भर दिया और आधा हमने k2 भर दिया। अब यहां पर ध्यान दो, Vx कर्व गिवन है कुछ इस तरीके से, इसके लिए यहां पर ऐसा है और इसके लिए थोड़ा सा ऊपर है। अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मीडियम में, वो k फैक्टर से कम हो जाती है, E इज इक्वल टू E0 बाय k फैक्टर से। अगर k मेरा जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और k मेरा जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान देते हैं, तो ये θ1 एंगल है और ये वाला θ2 एंगल है। देखो इसकी स्लोप ज्यादा है और स्लोप हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसको एक काम करो, यहां पर ले लो इसको k2 और यहां ले लो इसको k1, है ना। अच्छा, θ2 मिल गया ना इस तरीके से। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर k क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा k2 है वो लेस देन क्या है, k1 हो जाएगा, या फिर k1 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन k2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में डील करने पड़ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है जहां पर हमें C इक्विवेलेंट फिर से निकालना है, और यहाँ पर इस बार क्या किया कि 3 अलग अलग मटेरियल भरे, k1, k2 और k3, d/3 और d/3 लेंथ में। प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है हमें, यहाँ पर a और a गिवन है। बेसिक ट्रिक क्या है, सबको अलग अलग कैपेसिटर मान लो। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास 3 कैपेसिटर गिवन है, 1,
2 एंड 3, और तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। इसको मैंने मान लिया C1, इसको मैंने मान लिया C2, इसको मैंने मान लिया C3। अब देखो यहाँ पर C1 कितना हो जाएगा, तो C कितना होता है बेसिकली KA एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि सभी के सभी क्या है, मीडियम में भरे हुए हैं। तो इसके लिए K कितना गिवन है मुझे, K1। तो K1 एरिया कितना गिवन है, A एप्सिलॉन नॉट बाय इसकी D कितनी गिवन है मुझे, D/3 गिवन है। तो D/3 गिवन है, इसको मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब वो भी देखो C2 कितना हो जाएगा, सिंपल, इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पर 3K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C3 कितना हो जाएगा, 3K3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगर 1/C1 लिखे तो क्या हो जाएगा, 3K1A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस यहां पर फिर से ये 3K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 3K3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल कॉमन निकाल, जो भी निकल रहा है यहां से, तो मैं क्या करता हूं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D/3A एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन टर्म, तो मैंने क्या कर दिया 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो मेरे पास C इक्विवेलेंट निकल के आता है और इस तरीके से 3A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 डिवाइड बाय में K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। तो इस तरीके से आपके पास इसका पूरा का पूरा आंसर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन भी मैच हो जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फिर से हमें यहाँ पर C इक्विवेलेंट निकालना है। बट पहले क्या होता था कि इस तरीके से मटेरियल भरा हुआ आ रहा था, यहाँ पर कोई मटेरियल, यहाँ पर कोई दूसरा मटेरियल, बट अब यहाँ पर मटेरियल ऐसे भर दिया है, आधा ऊपर और आधा नीचे, तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक कैपेसिटर ये बन रहा है ऊपर वाला, दिस इज अवर वन कैपेसिटर, और एक दूसरा बन रहा है नीचे की तरफ, दिस इज अवर सेकंड कैपेसिटर। तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, दो कैपेसिटर बनेंगे जो दोनों के दोनों किसमें लगे हुए होंगे, पैरेलल लगे हुए होंगे इस तरीके से। दिस इज अवर C1, दिस इज अवर C2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा आ जाए तो कौन सा कॉम्बिनेशन है वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब यहां ध्यान देते हैं, तो C1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, KA एप्सिलॉन नॉट बाय D, KA एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो इसका K कितना है, यहां पर K1 है। अब बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, एरिया में A लिखूं या A/2 लिखूं। तो देखो ऊपर जो प्लेट बनी हुई है, प्लेट अंदर कैसी होती है, प्लेट के अंदर कुछ इस तरीके से होती है, अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से प्लेट होती है, ये बाहर ऐसे दिखती है हमें, इस तरह से प्लेट लगी होती है। उसके आधे वाले में क्या भरा हुआ है, K1 है, और आधे वाले में क्या है, K2 है। तो बताओ जब ये एरिया टोटल A है, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, A/2, नीचे वाला भी कितना बचेगा, A/2। मतलब उस K1 के लिए यहाँ पर एरिया कितना हो गया, जस्ट हाफ, दिस इज A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में। अब बात करें D की, तो देखो थिकनेस इसकी प्लेट की कितनी है, टोटल D है, तो इसकी भी कितनी है, D ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वहां पर थिकनेस में प्रॉब्लम हुई थी लास्ट क्वेश्चन में, और एरिया बिल्कुल सेम था। यहां पर एरिया में चेंज हुआ और थिकनेस बिल्कुल सेम है। अब C2 निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, सिंपल K2, इसका भी एरिया आधा, A/2 एप्सिलॉन नॉट D सेम। अब क्या करना है, दोनों के दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट किससे निकालोगे, सिंपल C1 प्लस C2। तो C1 कितना गिवन है मुझे, K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में 2D प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में 2D। सिंपल क्या करना है, कॉमन निकाल दे, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इज इक्वल टू K1 प्लस K2, दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप सिंपल ट्रिक लगाते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ। कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं इसके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से, K1 यहाँ, K2 यहाँ और K3 कुछ यहाँ। अब यहाँ पर क्या देखो समझ में आ रहा है कि ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं और इन दोनों के साथ ये वाला क्या है, पैरेलल में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो कैसे, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऊपर वालों को सीरीज में लगा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले को इनके साथ पैरेलल में लगा दिया। यही तो यहाँ पर हो रहा है, देखो दोनों सीरीज में और ये वाला इसके साथ पैरेलल में हो गया और मैंने नाम दे दिया इनको C1, C2 एंड C3। अब बात करते हैं C1 की, तो K1 इंटू, अब देखो इसका एरिया फिर से क्या हो गया, यहाँ से आधा हो गया, तो K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी C1 इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, तो K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट
बाय इसकी थिकनेस देखो कितनी हो गई यहाँ से, ये भी d/2 हो जाएगी क्योंकि ये भी कितनी है d/2 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं d/2 और 2 से 2 यहाँ पर मर गया तो k1 a एप्सिलॉन नॉट बाय d इज व्हाट c1। अब c2 की बात करें तो c2 कितना हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी बनी हुई है तो ये भी कितना आएगा k2 a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब बात करते हैं अगर मैं c3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, सिंपल k3 इसका भी देखो एरिया आधा है तो a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय, बट इसकी थिकनेस यहां पर पूरी बनी हुई है तो इनटू d। अब इसको सोल्व कैसे करना है, c1 c2 को सबसे पहले सोल्व करो सीरीज में, देन उसके बाद जो इक्विवेलेंट आएगा उसको यहां पर लगा दो पैरेलल में। ये आपका काम रहेगा होमवर्क यहां पर, आई बात समझ में। अब इसका थोड़ा सा अपर वर्जन ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट हमें यहां पर क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें चार मटेरियल एक साथ भर दिए हैं। सर ये क्या कर दिया, इतना टफ काहे बना दिया। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो दो चीजें दिमाग में आती है और दो तरह के सर्किट इसके दिमाग में आते हैं इस तरीके से। सबसे पहले बताता हूं मैं यहां पर, फर्स्ट दिमाग में क्या आता है कि सर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा ऊपर सीरीज वाला होगा दो और नीचे वाले भी दो सीरीज वाले हो गए इस तरीके से, C1 C2 C3 एंड C4, ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में। या फिर माइंड में क्या आता है कि सर बीच में कॉमन पॉइंट भी तो आ रहा है ना, तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। बच्चा गलती कर देता है एग्जाम में कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इसको ऐसा करके ये और यहां पर एक बीच में लगा दिया हमने कॉमन पॉइंट इस तरीके से, ये C1 C2 C3 C4 ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर क्या है कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही है, देखो है ना, गलती हमसे हो सकती है। अब बताओ कौन सा सही हो इसमें से, ये वाला या वो वाला। तो ध्यान दो यहां पर हमने यहां पर क्या अजम्पशन ले लिया कि यहां पर बीच में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो सब में कॉमन है, चारों प्लेट से टच हो रही है, उसके से क्या हो रहा है यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो रही है और हमने यहाँ पर इसको इक्विपोटेंशियल, देखो इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है, जो इसका है वो इसका है, जो इसका है वो इसका है, सबका पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सेम है। बट ये वाली सरफेस जो है ये एक मटेरियल के बीच की सरफेस है, दो मटेरियल के बीच की सरफेस है। आप इसको ऑटोमेटिकली अपने मन से इसको इक्विपोटेंशियल काउंट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब जो हमने ये मेथड यहाँ पर लगाया है वो क्या है, सिंपल रॉन्ग है। आपको इस मेथड से यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो हम इसको नाम देंगे C1, इसको नाम देंगे C2, इसको देंगे C3, इसको देंगे C4। अब मुझे यहाँ पर लगता नहीं कि दिखाने की जरूरत है कि कैसे C1 C2 C3 C4 निकालने हैं। एरिया इसका आधा हो जाएगा, इसकी थिकनेस आधी हो जाएगी, सबके लिए यही केस लगेगा। आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, इसके C1 C2 C3 C4 निकाल सकते हो। देन C1 प्लस C2 को यहाँ पर सीरीज में और C3 C4 को सीरीज में, जो आंसर मिले उसको पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट करना है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर मेथड लेता हूं, मतलब कि एक और क्वेश्चन का टाइप लेता हूं। मान लो कि मुझे ऐसा कुछ गिवन है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब कि यहां पर मुझे गिवन है कोई मटेरियल, यहां पर गिवन दूसरा मटेरियल और यहां पर पूरा एक मटेरियल भरा हुआ है, दिस इज K1, दिस इज K2 और ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, K3 भरा हुआ है। अब देखो इसमें भी माइंड में दो चीजें आ सकती है कि सर यहां पर भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकती है ना, इसको हम ऐसा बना सकते हैं ना, लाइक दैट। फर्स्ट केस लेता हूं मैं इसका कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, दिस 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 दिस, क्योंकि देखो यहां पर ये दोनों हैं, यहां पर एक सरफेस बन रही है जो कॉमन पॉइंट है, हम सोचेंगे सर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, आपको ये गलत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस मटेरियल के बीच में हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, मतलब कि इसको यहां पर बीच में कट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। उसका भी यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, इसका भी K3 रहेगा, बट उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी एरिया आधा हो जाएगा, उसका लेंथ आधा हो जाएगा, इसका भी एरिया और लेंथ यहां पर आधी हो जाएगी। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस तरीके से चार बनाने पड़ेंगे, 1 2, यहां पर फिर से 3 और यहां पर 4। अब ध्यान रखो ये C1 है, अगर ये C2 है और ये अगर C3 है तो ये भी कितना रहेगा, C3 ही रहेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या है यहाँ पर सेम, जस्ट इसका आधा ही तो किया है हमने यहाँ पर। आई बात समझ में। तो ये आपको मेथड यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये वाला और इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन ये वाला। आपको माइंड में क्वेश्चन को फिक्स रखना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को यहाँ पर डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ट्राई करके देखेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बताऊंगा आपको कि कैसे हमने जो सीखा है उसी की हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।